स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंजाइम एक्शन यानी एंजाइम काम कैसे करता है। कल तक हमने ये डिस्कस किया कि एंजाइम्स की मेजॉरिटी ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और हर एंजाइम के दो हिस्से हैं, एक एक्टिव साइट है, एक ग्लोबुलर या एलोस्टेरिक साइट है। एक्टिव साइट की शेप आमतौर पर सबस्ट्रेट की शेप और साइज के मुताबिक डिज़ाइन होती है और उसमें फिट हो जाता है तो फिर ये कैटलाइज करता है। दूसरा एक्टिव साइट के दो हिस्से थे, बाइंडिंग साइट सबस्ट्रेट को लाके जोड़ती थी और कैटलाइटिक साइट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर रही थी। फिर दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि कुछ एंजाइम 100% प्रोटीन के बने हुए हैं, कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीन पार्ट भी शामिल होता है। जो भी नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर अपनी नेचर के लिहाज से तीन तरह के हैं, कभी ये एक्टिवेटर कहलाते हैं, कभी कोएंजाइम कहलाते हैं, कभी प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। इनका एंजाइम को एक्टिवेट रखने के लिए मौजूद होना ज़रूरी है। अगर अलग करें तो वो एपो एंजाइम यानी इनएक्टिव एंजाइम कहलाता है। ये जुड़ जाए तो हॉलो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम। आज हम देखेंगे एंजाइम काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक लाइन में लिखते हैं E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट। प्लस की अलामत का मतलब है कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अभी आए नहीं। फिर आकर जब ये जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बीच से अलामत खत्म हो गई। अलामत खत्म होने का मतलब ये दोनों जुड़ गए। फिर इसके बाद तीसरे स्टेप में E फॉर प्लस P फॉर प्रोडक्ट। तो यहाँ एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि एंजाइम रिएक्शन से पहले जिस हालत में था, रिएक्शन के दौरान भी उसी तरह से अपना वजूद दिखा रहा है और रिएक्शन के बाद भी ये इसी तरह से मौजूद है। जब इस सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने तक अपना वजूद रखता था, फिर प्रोडक्ट बनने के बाद सबस्ट्रेट का वजूद खत्म हो गया। अच्छा, इसी बात को आप डायग्राम से समझा लें तो ये एंजाइम है, फर्ज कर लें, ये इसका एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट का भी कोई पार्ट एंजाइम के एक्टिव साइट जैसा ही होता है। इस केस में क्या होगा, ये एंजाइम, ये उसका एक्टिव साइट और इसमें ये सबस्ट्रेट आके फिट हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर अगले मरहले में क्या हुआ, एंजाइम एज इट इज मौजूद है और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। इस डायग्राम से ऐसा लग रहा है कि एंजाइम सिर्फ तोड़ने का काम करते होंगे, ऐसा नहीं। एंजाइम जोड़ने का भी काम करते हैं, तोड़ने का भी। जोड़ने वाला अलग है, तोड़ने वाले अलग हैं। तो रिएक्शंस के शुरू में, रिएक्शन के दौरान और रिएक्शन के बाद एंजाइम अपने वजूद को कायम रखता है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि सबस्ट्रेट एक्शन के बाद प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। ये इसके काम करने की समरी है। अब इसी समरी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल पेश किए गए। पहला मॉडल एमिल फिशर का है। एमिल फिशर ने गालिबन 1894 में लॉक एंड की मॉडल पेश किया, लॉक एंड की मॉडल। और शायद इससे बेहतर कोई मॉडल हो ही नहीं सकता था जो एंजाइम के काम को एक्सप्लेन करे। इसका मफहूम ये था कि जिस तरह एक मखसूस की एक मखसूस लॉक को खोल सकती है, इसी तरह एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। इनडायरेक्टली यूं कह सकते हैं या दूसरा अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। एक खास एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। दूसरी और भी कई बातें इसी के हवाले से सामने आती हैं। मसलन ये की है, की के दो हिस्से हैं, ये ग्लोबुलर पार्ट है, एक्टिव साइट है। अगर इस की के खाली एक्टिव साइट पर हम फोकस करें और इससे लॉक खोलना चाहें तो नहीं हो सकता, या फिर ग्लोबुलर पार्ट से की खोलना चाहें तब भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम का एक्टिव साइट और ग्लोबुलर साइट का इंटेक्ट होना जरूरी है। जिस तरह एक चाबी को भी मुकम्मल चाबी होना चाहिए, ये लिवर हो, ये इसके इंडेंटेड फॉर्म हो, तब ये ताला खुलेगा।
एक तो नुकता ये बताया गया कि दोनों हिस्से बहुत अहम हैं, वरना हमारे जहन में क्या बात आ सकती है कि क्योंकि सबस्ट्रेट इधर फिट हो रहा है तो शायद ये एक्टिव साइट ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी, ग्लोब्यूलर की इतनी अहमियत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों की अपनी अहमियत। इसी लॉक एंड की मॉडल से एक और पॉइंट भी हमारे सामने आता है, वो क्या है कि एंजाइम इज रिजिड लाइक अ की। एक की काफी रिजिड होती है, जिस तरह की ताले को खोलने से पहले जैसे थी, खोलने के दौरान भी उसी तरह रही, ताला खुलने के बाद भी की शेप में कोई फर्क नहीं आया। यही हाल इसके हिसाब से एंजाइम का भी है। एंजाइम के बोथ एक्टिव एंड ग्लोबुलर साइट्स आर रिजिड, तो जो सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सकेगा वही कैटलाइज किया जा सकेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। और इसने मिसालें भी बहुत सारी। बाद में साइंसदानों को पता चला कि सिर्फ इस मॉडल को फॉलो नहीं करते, कुछ एंजाइम इससे इख्तलाफ भी करते हैं। तो लेकिन जो भी एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, इसी बात को एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ? A particular enzyme can convert a particular substrate into product. एक खास एंजाइम ही एक खास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर सकता है। अब इसकी मिसाल बुक में मिसाल बताइए, आप अपनी तरफ से भी मिसालें दे सकते हैं। मसलन यूरिया प्लस वाटर इज इक्वल टू यूरिन, यूरिन बनता है। और इसको एक एंजाइम है यूरिएज, सिर्फ यही ये काम कर सकता है, इसके अलावा कोई एंजाइम ऐसा नहीं कर सकता। तो यूरिएज को अगर हम इस लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्सप्लेन करेंगे तो ये बात सही है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बहुत सारे एंजाइम इस मॉडल को फॉलो नहीं करते हैं। बहरहाल ये एक्सेप्टेड मॉडल रहा बहुत अरसे तक। फिर जाके बहुत अरसे बाद एक और मॉडल आया, वो मॉडल कोशनेट ने पेश किया था, डेनियल कोशनेट। कोशनेट का ये मॉडल 58 या 59 है, इसमें ये मॉडल आया है। इस मॉडल को कहा गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इस मॉडल के जरिए कोशनेट ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि हर एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो नहीं करते। बहुत सारे एंजाइम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट्स को भी प्रोडक्ट में तब्दील कर सकते हैं। और इस मॉडल का मेन जो फोकस है वो ये है कि एंजाइम का एक्टिव साइट इज नॉट सो रिजिड। जिस तरह की मिसाल पहले वाले ने बताई थी कि की तरह वो रिजिड है, इस तरह इसने कहा कि ये एक्टिव साइट इतनी रिजिड नहीं। रिएक्शन से पहले ये किस हालत में होती है, रिएक्शन के दौरान हो सकता है ये खुल जाए और सबस्ट्रेट को अटैच होने में फैसिलिटेट करे, और सबस्ट्रेट के साथ जब ये अटैच हो जाए तो उस दौरान ये वापस अपनी जगह पर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम रोटी का छोटा नवाला लेना चाहें तो मुंह कम खोलेंगे, बड़ा नवाला लेना चाहें तो मुंह खोल सकेंगे। यानी हमारा मुंह खाने से पहले तो छोटा सा लगता है, खाने के दौरान ये थोड़ा खुल जाता है तो रोटी अंदर जाएगी। तो जिस तरह हमारा मुंह खुलता है और छोटा और बड़ा होता है, इसी तरह एंजाइम का एक्टिव साइट भी इस कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान ये थोड़ा छोटा हो सकता है, बाद में अपनी असली हालत में आएगा, और जब प्रोडक्ट बन जाए तो ये फिर अपनी असली हालत में आ सकता है। इसकी बहुत सारी मिसालें। आप जूता पहनते हैं रोज, जूते का एक मुंह है, तस्मे इसलिए लगाए गए हैं कि तस्मे खोल के आप उसका मुंह बड़ा करते हैं, पैर आराम से अंदर जाने के बाद आप तस्मे बांध के उस मुंह को दोबारा छोटा करते हैं। तो जिस तरह जूते का मुंह है, इसी तरह ग्लव्स हैं आपके, ग्लव्स पिचके हुए होते हैं। ऐसे आपने हाथ उसके अंदर डाला तो ग्लव्स फूल गए, फिर आपने हाथ बाहर निकाला तो
तो ये फिर दोबारा पे चल गए। इसका मतलब ये है कि ग्लव्स इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। हम ग्लव्स लोहे के तो नहीं पहनते ना, लोहे के ग्लव्स होते हैं तो वो रिजिड होते हैं, जबकि वो या कपड़े के होते हैं या धागे के बने हुए हैं तो वो फ्लेक्सिबल है। इसका मफहूम ये है कि ये एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम इज नॉट सो रिजिड, इट इज फ्लेक्सिबल। ड्यूरिंग रिएक्शन इट चेंजेस इट्स शेप एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी शक्ल दोबारा बहाल हो जाएगी, ये कहा। और जो एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं उनको कहा जाता है रेगुलेटरी एंजाइम्स, और इसी को नॉन स्पेसिफिसिटी भी कहा जाता है। ये इतने ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होते। तो हमारे पास कोई मिसाल है, बल्कि एक दावा तो ये किया जा रहा है अब कि ज्यादातर एंजाइम इस मॉडल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे एंजाइम, हम ये कम और ज्यादा की बात बहस नहीं कर सकते। बहुत सारे एंजाइम लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हैं, बहुत सारे इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचती है, लंग से डिफ्यूज होकर जब खून में पहुंचती है ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करती है 4O2, और रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है Hb4O2, यानी एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कैटलाइज करता है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान भी रिएक्शन करवाता है। जब टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर खून में आती है तो खून के अंदर आरबीसी के पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है, तो इस वक्त इससे क्या बन जाता है H2CO3 बनता है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये इन दोनों को भी मिलाता है। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस H2CO3 को तोड़कर H+HCO3 में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये एक ही एंजाइम 1, 2, 3 और इवन 4 रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एंजाइम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, ये उसको भी मिला रहा है, इन दोनों को भी मिला रहा है, इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो ये नॉन स्पेसिफिसिटी हुई। इसी तरह का एक एंजाइम गालिबन हम पढ़ चुके हैं, रुबिस्को, याद आया कुछ? RuBt के साथ ऑक्सीजन को भी वो जोड़ रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो जोड़ रहा था। तो रुबिस्को इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंजाइम्स। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क क्या है? डिफरेंस बिटवीन नॉन रेगुलेटरी एंड रेगुलेटरी, या वो एंजाइम्स जो स्पेसिफिक है उनमें और जो सब्स्ट्रेट स्पेसिफिक नहीं है उनमें क्या फर्क है? तो एक ही फर्क है, नॉन रेगुलेटरी या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी को फॉलो करने वाले एंजाइम का एक्टिव साइट हम कह सकते हैं रिजिड है। इसके एक्टिव साइट में रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के बाद कोई चेंज नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी या नॉन स्पेसिफिक हैं उनका एक्टिव साइट रिएक्शन से पहले किसी हालत में होता है, रिएक्शन के दौरान चेंज हो जाता है, बाद में वो वापस अपनी हालत में आता है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ये फर्क ठीक हो गया। अब एक और बहुत बड़ी बात है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी इसको कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी भी इसी को कहते हैं। ये क्या होती है पहले समझ लें। The limited amount of energy required to start a process, किसी रिएक्शन को, किसी बड़े काम को शुरू करने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैं आसान मिसाल बताऊंगा, आप ध्यान रखें। आप कुकिंग करने किचन गए, किचन में जाकर आप चूल्हा जलाते हैं, गैस ऑन किया, माचिस दिखाया, उसके बाद चूल्हा जला। अब चूल्हे पे आप सारे घर का खाना बनवाएं या दावत का खाना बनाएं, कितनी देर तक वो चूल्हा जलता रहा, लेकिन उस चूल्हे में
आगाज कितनी सी लाइट से हुआ था? छोटी सी। इतनी कम माचिस की हीट है कि आप छोटी उम्र में आप भी रखते होंगे, मुंह के अंदर रखते थे ना माचिस जला के, छोटे बच्चे खेलते हैं, मुंह नहीं जाता है, माचिस बुझ जाती। इतनी सी एनर्जी आपने दी और उसके बाद वो एनर्जी इतनी बड़ी हो गई कि आपने पूरी कुकिंग कर दी। इवन एक माचिस से पूरा आप जंगल जला सकते हैं। तो जंगल का जलना एक बड़ा प्रोसेस है। शुरू में माचिस दिखाना बहुत मामूली एनर्जी है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि एंजाइम रिएक्शन को तेज कैसे करते हैं? एंजाइम रिएक्शन को तेज कैसे करते हैं? तो इसके लिए है एंजाइम्स प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, तो इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे। एक अंदाजा लगाया गया है, एक सेल है फर्स्ट में, बार बार मैंने कहा मेटाबॉलिज्म होता है, एंजाइम इसको मेडिएट करते हैं। एक सेल के अंदर कहा जाता है कम से कम 1000 रिएक्शंस एक साथ होते हैं। 1000 रिएक्शंस, ये तो एक रफ आइडिया बता है। और अगर हर रिएक्शन के लिए 1 कैलोरी एनर्जी चाहिए होगी तो कितनी कैलोरीज हो जाएगी? 1000 कैलोरीज, 1000 कैलोरीज एनर्जी चाहिए होगी, 1000 कैलोरीज। और ये 1000 कैलोरीज, एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, कहां से लाए सेल इतना? दूसरा, अगर इतनी एनर्जी बैक वक्त मिली तो हो सकता है सेल खुद जल के राख हो जाए, क्योंकि सेल का बेशतर हिस्सा या लिपिड से बना है या प्रोटीन से बना है। और प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू हीट, लिपिड्स आर आल्सो सेंसिटिव टू हीट। सेल मेम्ब्रेन ही को देख लेना, लिपिड क्या होते हैं? गर्मी से पिघल जाते हैं। प्रोटीन क्या हो जाते हैं? सॉलिडिफाई हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। और खुद सारे एंजाइम भी एंजाइम नहीं है, हीट के जरिए अगर हम ये रिएक्शन चलाना चाहें तो ये मुमकिन नहीं है। 2 वजूहात से। पहली वजह, इतनी सारी एनर्जी कहां से लाई? दूसरा, अगर इतनी सारी एनर्जी एक साथ अप्लाई हुई तो सेल का वजूद ही खत्म। तो कोई अल्टरनेट ढूंढो। अल्टरनेट कैसे ढूंढने हम? अल्टरनेट ऐसे ढूंढा जाएगा कि एंजाइम को कहा जाएगा तुम कुछ करो। अब एंजाइम क्या करेगा? एक सबस्ट्रेट को लाया, दूसरे सबस्ट्रेट को इसने लाया, जोड़ के अब इनकी ओरिएंटेशन ऐसी करता है, या ओरिएंटेशन से मतलब इनका रुख इस तरह से करता है, या बाइंडिंग साइट के जरिए इनके कुछ बॉन्ड्स को तोड़ देता है। बॉन्ड तोड़ने से ये रिएक्टिव हो जाते हैं, फिर खुद ब खुद रिएक्शन शुरू करते हैं। तो इनके रिएक्ट करने का सबब कौन बना? एंजाइम। उसने उनकी या तो शक्ल चेंज की थोड़ी सी, या उनके कुछ पहले से बने हुए बॉन्ड्स को तोड़कर उनको रिएक्टेंट बना दिया, तो अब वो रिएक्ट करेंगे। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी का मुतबादिल फराहम करते हैं, और ये सेफ मुतबादिल है, इससे सेल को कोई नुकसान नहीं होता। मैं एक और मिसाल बता दूं ताकि ये ओरिएंटेशन का जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसकी क्लियरेंस हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ माचिस जलाने को नहीं देती, इसकी और भी कई अक़साम हैं। मिसाल के तौर पर ये एक पहाड़ है और इधर एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, ये सामने हमारे पहाड़ है। ये पत्थर बरसों से इधर पड़ा है और इतना बड़ा है कि कोई इंसान इसको हिला नहीं सकता। अब इंसानों ने क्या किया, नीचे जाके इसको खोदना शुरू किया, खोद के इसको खोखला किया। अब हवा चली और ये पत्थर अपनी जगह से सिरक गया। सिरकने के बाद तो अब आएगा ना नीचे, ये लुढ़कते हुए नीचे पहुंच गया। तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको सिर्फ धक्के की जरूरत थी, और आप धक्का नहीं दे सकते थे, तो आपने कुछ और एक्टिविटी की जिसकी वजह से इसकी पोजीशन ऐसी हो गई कि खुद इसको धक्का मिल गया, नीचे से जमीन आपने खोद डाली। इसी तरह एक एंजाइम फर्ज कर ले, एक रिएक्टेंट ये है और दूसरा रिएक्टेंट ये है। अब इन दोनों को अगर कहें कि जाके मिल जाओ, फिट हो जाओ, तो ये तो फिट नहीं हो रहे, चल ही नहीं रहे। एंजाइम ने इसको खींच के इधर लाया, इसको भी खींच के इधर लाया, बराबर आमने सामने कर दिया। अब ये जुड़ गए, जुड़ने के बाद ये प्रोडक्ट में तब्दील हो गए। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि एक एंजाइम सबस्ट्रेट को इस तरह से उनकी पोजीशन बनाता है कि वो खुद रिएक्शन करने पर मजबूर हो जाता है, और ऐसे में इनको एक्स्ट्रा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं। तो एंजाइम्स आइदर प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी or they create such conditions which
नेवर नीड एक्टिवेशन एनर्जी, या तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी खुद फराहम करता है या उसकी ज़रूरत को ही ख़त्म कर देता है। लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी की एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बुक की मिसाल मैं आपको बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मसलन इसमें कहा गया है, सर एंजाइम खुद कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे? हाँ मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए ये एंजाइम को आपको बताया था ना कि एक्टिव साइट में दो हिस्से हैं, एक है बाइंडिंग साइट, एक है कैटालाइटिक साइट। बाइंडिंग साइट ने इस सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने का मतलब बॉन्ड बना रहा है कोई। ये हो सकता है उसके नेगेटिव पार्ट को ये इसका पॉजिटिव पार्ट खींच के ला रहा है, या इसका कोई हाइड्रोजन बॉन्ड उसके कोई हाइड्रोजन बॉन्ड को खींच के ला रहा है, या फिर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो इसको खींच के इधर ला रहा है। जब इसको खींच के लाएगा तो इसके साथ जब बॉन्ड बनेगा तो एंजाइम में पहले जो सबस्ट्रेट में पहले से जो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था वो टूटेगा तो इसके साथ आएगा। ये भी हो सकता है कि उसमें पहले से बने हुए बॉन्ड वीक थे, यहां से स्ट्रॉन्ग फोर्स लगी तो उसका पहले वाला बॉन्ड टूट गया, नया बॉन्ड बन गया। टूटने के बाद अब जो दूसरा आ गया है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फर्ज करें यहां पर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ए ये दोनों आ गए। आगे जब मिलने के बाद अब ये इन दोनों के मिलने से सबस्ट्रेट बी भी अट्रैक्ट हुआ। अट्रैक्ट होने के बाद आपने इसको कैटेलाइज किया। मिसाल के तौर चावल हैं प्लेट में पड़े हुए, आप हाथ से खाने के आदी नहीं है। पहले मरहले पर आपके हाथ में चम्मच आ गया। चम्मच आने के बाद अब चावल भी तो चम्मच में आ सकते हैं ना। तो पहला सबस्ट्रेट क्या था? चम्मच। उसको आपने उंगलियों से पकड़ा और अब उस चम्मच की मदद से चावल को पकड़ा। यही हुआ है। पहले इस एंजाइम ने सबस्ट्रेट ए को अपने साथ जोड़ा। जोड़ने के बाद इन दोनों से मिलकर ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स बनी जिसने सबस्ट्रेट बी को मिलाया। फिर इन दोनों को जोड़ के एंजाइम अलग हो गया। चावल आपने अंदर भेज दिया, उसके बाद चम्मच फिर खा लिए, फिर लाने के लिए तैयार हो। तो इस तरह से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी वो एंजाइम की मौजूदगी में या कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। लिहाजा एंजाइम रिएक्शन को तेज इस तरह से करते हैं कि दे आइदर प्रोवाइड बाय देमसेल्व्स द एक्टिवेशन एनर्जी और दे लेसन द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। दे एक्चुअली मेक सबस्ट्रेट्स रिएक्टिव, जिसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। या तो इनकी ओरिएंटेशन चेंज करके, ओरिएंटेशन का एक और मफहूम समझ लें। ट्रैक्टर तो सबने देखा ना, ट्रैक्टर की ट्रॉली में इस तरह का हुक होता है, इस तरह का एक होल होता है, जबकि आगे जो इंजन वाला पोर्शन है वहां पर इस तरह का हुक होता है। अगर ट्रैक्टर को इतना फासले पर लाओ आप कि ये हुक इसके अंदर फंस जाएगा तो जुड़ जाएंगे दोनों। लेकिन आप ट्रैक्टर को दूसरी तरफ से ला के जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ेगा नहीं? जुड़ेगा, क्योंकि उस साइड पे ये हुक है ही नहीं। तो ओरिएंटेशन का मतलब है आपने ट्रैक्टर के पहले हिस्से को सही रुख पर ले जाके इसके करीब कर दिया, फिर ये दोनों बाइंड हो सकते हैं। आप दोनों जुड़ गए। आप ट्रॉली खींच के लाए तो ट्रॉली को खींचने से पहले क्या करना जरूरी था? ये दोनों जुड़ जाएंगे। जोड़ने के लिए दोनों का रुख सही होना चाहिए था। जिस तरफ ये हुक था वही डायरेक्शन आप इस होल के करीब लाएंगे तो जुड़ जाएंगे, वरना अगर ट्रैक्टर को उल्टा करके लाएंगे तो ये तो जुड़ेंगे। तो एंजाइम इस तरह से डायरेक्शन सही करता है सबस्ट्रेट की, फिर वो रिएक्टिव बन जाता है। या पहले से बने हुए बॉन्ड को तोड़ता है जिसकी वजह से वो रिएक्टिव हो जाता है। तो